हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हमारी अभी तक की जो क्लासेज है वो 6 क्लास आ चुकी हैं और आज हम क्लास 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो भी क्लासेज रही थी उनके अंदर हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात किया था, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वर्णन किया था। आज हम जो पहली क्लास लेके आए हैं वो लेके आए हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस यानी कि संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो इसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाएंगे आपको, जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम इस क्लास के अंदर जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं उस टॉपिक के नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे विपक्ष का नेता के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे सदन का नेता, सदन का नेता, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हीप, व्हीप क्या होता है, या फिर आपने सुना होगा सचेतक, ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को मेरे पास मैसेज आए थे, उनके बार बार डाउट्स आ रहे थे कि जो सचिवालय है, संसद सचिवालय है, उनके बारे में थोड़ा सा और बताएं। तो संसद के सचिवालय के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे दोस्तों इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो अगर आपका इनमें से कोई भी डाउट रहता है तो इनको आप पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे और पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लगातार देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विपक्ष के नेता की। तो दोस्तों, विपक्ष का नेता का अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये होता क्या है, विपक्ष का नेता कौन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो विपक्ष का नेता का जो प्रारूप है, स्रोत है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो दोस्तों, ये विपक्ष का नेता का जो भी स्रोत है हमने ये लिया है हमने ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया है हमने ये। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर विपक्ष का नेता नहीं होता, वहां पे इसी तरह से क्या होता है, इसके बजाय वहां पे एक नाम आपने सुना हो, शैडो गवर्नमेंट, ठीक है, शैडो कैबिनेट, ये नाम आपने सुना होगा, शैडो कैबिनेट, ठीक है। अगर आपने ये नाम ना सुना हो शैडो कैबिनेट, ठीक है, शैडो कैबिनेट, अगर आपने ये नाम ना भी सुना हो तो इसी का दूसरा नाम होता है, यहां पे होता है छाया मंत्रिमंडल, ठीक है, छाया मंत्रिमंडल। तो ये जो होता है आपका छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन के अंदर, ये कौन होता है, यानी कि जो भी आपका बहुमत दल का नेता होता है उसके विरुद्ध के अंदर, जो उसके विरुद्ध यानी कि उसके विपक्ष के अंदर जो दल होता है उसको हम बोलते हैं शैडो गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर यहां पे इसको क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यक नेता। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि अल्पसंख्यक नेता का दर्जा भारत के किस मंत्री के बराबर होता है या किस कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो यूएसए के अंदर क्या बोला जाता है, इसको अल्पसंख्यक नेता बोला जाता है, ब्रिटेन के अंदर इसको छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता की, तो ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। और हमने ये जो विपक्ष का नेता है ये कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। अब देखो ये होता कौन है, इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आप बता सकते हो कि विपक्ष का नेता बनने के लिए ये आपकी मिनिमम कंडीशन है। तो देखो, सबसे पहले विपक्ष कौन होता है दोस्तों, सबसे पहले हम विपक्ष की बात करते हैं, जिस दल की सरकार हो, जिस दल की सरकार हो, ठीक है, सरकार हो, वो होता है आपका बहुमत दल। कौन सा होता है, बहुमत दल होता है। यानी कि अगर बीजेपी की सरकार है वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान में बीजेपी क्या है, बहुमत दल है। अब बीजेपी के विरुद्ध में कोई भी ऐसी पार्टी जो कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, विपक्ष का नेता जो होता है वो राज्यसभा के अंदर भी होता है और लोकसभा के अंदर भी होता है, ठीक है। तो विपक्ष का नेता दोनों सदन के अंदर होता है ये, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदनों के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम कंडीशन है विपक्ष के नेता के लिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम से कम 1/10 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। या फिर आप कह सकते हो, पहली बार जीवी मावलंकर ने कहा था, जीवी मावलंकर ने विपक्ष का नेता के लिए पहली बार क्या कहा था कि विपक्ष का नेता वही होगा उसको कम से कम लोकसभा की गणपूर्ति को पूरा करना चाहिए, यानी कि लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम को पूरा करे। अब लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम का मतलब क्या है कि कम से कम उस पार्टी के पास 1/10 सदस्य संख्या हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान के अंदर लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में लोकसभा का क्या कोई विपक्ष का नेता है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं दोस्तों, प्रेजेंट की, तो वर्तमान में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है,
ठीक है, तो वर्तमान में विपक्ष का नेता नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हो वर्तमान की बजाय 17वीं लोकसभा के अंदर, ठीक है, 17वीं लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए कम से कम आपकी 1/10 सीट चाहिए, और 1/10 सीट की मैं बात करूं तो टोटल 545 सीट है, और 545 सीट का लगभग 1/10 55 सीट चाहिए, और किसी भी पार्टी को 55 सीटें नहीं मिली। मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो 52 सीट ही मिली है कांग्रेस को, तो इसीलिए वो भी अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाई। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वर्तमान में 17वीं लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। अगर मैं 16वीं लोकसभा की बात करूं तो 16वीं लोकसभा के अंदर भी कोई विपक्ष का नेता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस के पास कितनी सीट्स थी? 44 सीट्स ही थी, और यहां पे कितनी सीट मिली है कांग्रेस को? 52 सीट्स मिली है, और ये किसको मिली है? आईएनसी को। तो इसीलिए ये अभी भी आपका जो है 16वीं लोकसभा के अंदर भी विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई थी। लेकिन मैं बात करूं 15वीं लोकसभा की, ठीक है, 15वीं लोकसभा की। 15वीं लोकसभा के अंदर क्या था दोस्तों? 15वीं लोकसभा के अंदर जो बीजेपी थी, ठीक है, उस समय बहुमत था आपका कांग्रेस का, तो यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? सदन के नेता थे, यानी कि प्रधानमंत्री कह सकते हो आप, तो वो प्रधानमंत्री थे। तो 15वीं लोकसभा की अगर मैं बात करूं उस समय आपका कांग्रेस जो थी वो एक आपका बहुमत का दल था, लेकिन बीजेपी से वहां पे बीजेपी का विपक्ष नेता था। तो बीजेपी का जो विपक्ष नेता था तो वो आपको बड़ा ही सुंदर नाम याद रखना है, यानी कि जो हमारी विदेश मंत्री आप जिसको कह सकते हो सुषमा स्वराज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यानी कि सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज जो थी बीजेपी से, सुषमा स्वराज ये बीजेपी से थी, और 15वीं लोकसभा के अंदर क्या थी? ये विपक्षी दल की नेता थी। लेकिन लोकसभा की बातें की है दोस्तों अभी तक मैंने, आपने देखा होगा। अगर मैं वर्तमान के अंदर राज्यसभा की बात करूं, देखो वर्तमान में राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा की जैसा आपको पता है राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के अंदर टोटल है आपकी 245 सीटें, और यहाँ पे विपक्ष का नेता के लिए 1/10 सीट चाहिए, तो यहाँ पे 25 सीटें चाहिए, और 25 सीटों से क्या हो जाएगा? विपक्ष का नेता यहाँ पे चुना जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा के अंदर ये सीटें प्राप्त हैं। तो इसी वजह से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट में राज्यसभा से जो विपक्षी दल का नेता है, ठीक है, विपक्षी दल का नेता है राज्यसभा से, तो वो कौन है? विपक्षी दल का नेता जो है वो है गुलाम नबी आजाद। ठीक है, तो ये बड़ा ही प्यारा नाम है, आपको याद रखना है कि विपक्ष का नेता वर्तमान के अंदर राज्यसभा से कौन है? गुलाम नबी आजाद है। जबकि लोकसभा की मैं बात करूं तो 16वीं लोकसभा में नहीं था, 17वीं लोकसभा में भी नहीं है। और हम बात करें 15वीं लोकसभा की, 15वीं लोकसभा के अंदर बीजेपी से सुषमा स्वराज हुआ करती थी, विपक्षी दल का नेता। ठीक है, तो एक बार आपका ये क्वेश्चन यहां तक आपके जो व्यक्तित्व से क्वेश्चन बनते हैं मैंने थोड़ा सा ये बताया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा विपक्षी दल की, तो विपक्षी दल का जो नेता होता है, आपने सुना होगा भाई बार बार विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल का नेता, इसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, ये कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? यानी कि जो भी सरकार है वर्तमान के अंदर, उस सरकार का क्या करना है? सरकार के जो भी फैसले हैं, ठीक है, सरकार के जो भी फैसले हैं, फैसलों को क्या करती है? ये फैसलों को अनुचित तरीके से गलत बताना। ठीक है, आप ये कह सकते हो एक लाइन के अंदर, भाई जो सरकार जो भी फैसले लेती है, भाई उनके फैसलों के ऊपर क्या करनी है? उनको बहस करनी है, उनको आर्गुमेंट करना है कि आपने ये जो भी डिसीजन लिया है वो गलत है। ठीक है, इसके अलावा वैकल्पिक जो सरकार होती है, वैकल्पिक सरकार के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, वैकल्पिक सरकार, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, वैकल्पिक सरकार का गठन। ठीक है, तो वैकल्पिक सरकार का गठन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? विपक्ष के, जो विपक्ष का नेता होता है तो वो भी, उसका काम ये भी होता है कि वो वैकल्पिक सरकार का गठन करे। यानी कि एकदम से मान के चलो ये आपकी जो लोकसभा के अंदर जो पार्टी है, जो सरकार है अभी जिस भी बहुमत दल की, अगर वो सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? वैकल्पिक सरकार का गठन कर देती है। यानी कि सरकार के पास वैकल्पिक एक प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है वैकल्पिक रूप से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वैकल्पिक सरकार का गठन भी कौन करती है? विपक्ष का नेता। इसका ये कार्य भी होता है दोस्तों। ठीक है, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो वो मुझे बता दीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप हमें साथ के साथ में कमेंट कर सकते हैं।
अब देखो आगे हम बात करते हैं। अभी तक मैंने बताया विपक्ष का जो नेता है, इसके बारे में आपका कोई डाउट है कार्य से रिलेटेड, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। जो विपक्ष का नेता होता है इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, ये अपनी एक कैबिनेट बना लेता है, ठीक है। यानी कि जो भी विपक्ष है, जैसे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस क्या करेंगे, ये अपनी कैबिनेट तैयार कर लेंगे, और कैबिनेट तैयार करने के बाद जो भी सरकार फैसले लेती है ना, उनको जो उचित तरीका है उससे उसकी आलोचना करेंगे, ठीक है। यानी कि सरकार की जो भी गतिविधियां हैं वो कुछ भी कर रही है, उन गतिविधियों के ऊपर नजर रखना उनको, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर नजर रखेंगे और उनकी जो भी फैसले हैं उनको उचित तरीके से क्या करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे एक अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने यहां पे शायद अनुचित लिख दिया था, थोड़ा सा ध्यान रखना, उचित तरीके से, ठीक है। उचित तरीके से क्या करेंगे, उसके फैसले किए जाएंगे। यानी कि ये बातें जो है इनका वर्णन कहां मिलता है, क्या संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि विपक्ष का नेता होता है? तो दोस्तों संविधान के अंदर विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है कहीं भी, तो ये वर्णन आपको मिलता है संसद की जो समितियां हैं, संसदीय जो प्रणाली है, ठीक है, जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के अंदर विपक्ष के नेता का सबसे पहले स्रोत मिलता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले विपक्ष के नेता की, तो 1965 के अंदर, 1965 में मान्यता मिली थी विपक्ष के नेता को, ठीक है। 1965 में सबसे पहली बार मान्यता मिली थी कि विपक्ष का नेता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1977 के अंदर इसको महत्ता मिली, इसको 1977 के अंदर क्या मिली, 1977 के अंदर इसको महत्ता मिली। तो यहां पे महत्ता का अर्थ क्या है दोस्तों, यानी कि उसको क्या मिली, महत्ता का मतलब यहां पे देखो, अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा देता हूं मैं। यानी कि इसकी थोड़ी सी यहां पे जो आवश्यकताएं थी जो इनकी 1977 के अंदर, तो इनको थोड़ा सा जरूरी समझा गया। महत्ता का मतलब है कि इनको थोड़ा सा जरूरी समझा गया, या फिर आप ये भी कह सकते हो 1977 से इनको जो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिल गया, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिला इनको, कब मिला, 1977 के अंदर। यानी कि जो भी इनका जो कैबिनेट मंत्री होता है उसका जो आवास होता है, उसका जो भत्ता होता है, ठीक है, उसका जो वेतन होता है, वो सारी चीजें किसके बराबर हो गई, इसकी कैबिनेट मंत्री के बराबर होगी। किसकी हुई ये सारी चीजें, विपक्ष के नेता की। दोबारा समझिएगा भाई, 1965 में विपक्ष के नेता को मान्यता मिल गई कि विपक्ष का नेता होना चाहिए, ठीक है। और जीवी मावलंकर साहब ने इसके लिए पहले बता दिया था कि भाई जो भी विपक्ष का नेता होगा उसको कम से कम लोकसभा की जो गणपूर्ति है उसको तो कम से कम पूरा करना चाहिए, या राज्यसभा की जो भी गणपूर्ति है उसको कम से कम पूरा करना चाहिए। यानी कि कम से कम किसी भी दल के पास 1/10 सदस्य हो तो वो क्या कर सकता है, विपक्ष का नेता बन सकता है, ठीक है, विपक्षी दल अपना बना सकता है। तो 1965 में मान्यता मिली, 1977 के अंदर क्या हुआ, इसको महत्ता मिली, यानी कि इसके जो आवश्यकताएं थी, जो यानी कि जो इसको एक दर्जा देना था, भाई इसकी पावर है जो इसको किसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, तो उसको जो महत्व दिया गया वो 1977 के अंदर दिया गया। तो 1977 में इसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री के पास आवास, भत्ता, वेतन, जो भी सारी सुविधाएं होती हैं, वो सारी कैबिनेट मंत्री के बराबर किसको दी गई, विपक्षी दल के नेता को दी गई, ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विपक्षी दल के नेता कौन बने। तो मैं याद करता हूं दोस्तों, फोर्थ आपकी जो लोकसभा थी, चौथी लोकसभा, तो चौथी लोकसभा के अंदर सबसे पहली बार विपक्षी दल का नेता चुना गया था और उसका नाम क्या था, राम सुबंग सिंह, ठीक है, राम सुबंग। तो राम सुबंग जी कौन थे, ये विपक्षी दल के नेता थे, चौथी लोकसभा के अंदर सबसे पहली बार चुने गए थे। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का तो आपको पता है कोई सेशन नहीं होता, वो आपकी क्या होती है, एक स्थायी सदन है, उसका कोई वो एक अस्थायी सदन नहीं है, एक जारी रहने वाली संस्था है। तो इसीलिए हम बात करेंगे। तो राज्यसभा का जो सबसे पहली बार आपका विपक्षी दल का नेता बना था वो कौन था, उसका नाम था दोस्तों श्याम नंदन मिश्रा। क्या नाम था, श्याम नंदन मिश्रा। तो आप ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया भी, जो भी विपक्षी दल का नेता होता है इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, कहीं पर वर्णन नहीं मिलता। इसका वर्णन संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय जो कार्य प्रणाली है, उसी के अंदर से इसको वर्णन लिया गया है, वहीं पे इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा विपक्ष के नेता का कोई भी संविधान में जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपका जो भी डाउट होगा वो ले लेंगे। आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखो, विपक्ष का नेता हमारा यहां पे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सदन के नेता की। तो सदन का नेता कौन होता है, इसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। देखो, सदन का नेता, अब सदन का नेता की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
सदन का नेता भी उसी तरीके से लोकसभा के अंदर भी होता है और राज्यसभा के अंदर भी होता है। यानी कि सदन कौन सा है आपका भाई, राज्यसभा भी एक सदन है, लोकसभा भी एक सदन है। इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि सदन का नेता यानी कि दोनों सदनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सदन के नेता की, तो सदन का नेता कौन होता है? अगर मैं बात करूं सदन के नेता की, सदन का नेता होता है दोस्तों पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सदन का नेता है इसका उल्लेख कहां मिलता है, ठीक है, इसका उल्लेख कहां पे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विपक्ष के नेता का उल्लेख संविधान में नहीं है, उसी तरीके से सदन के नेता का भी उल्लेख कहां नहीं है, संविधान में नहीं है। तो इसका उल्लेख कहां पे है? इसका उल्लेख जो है वो है सदन के नियम एवं संविधि में। तो इसका उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए कहां पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है आपका सदन के नियम एवं संविधि में। उसी तरीके से विपक्षी दल का उल्लेख भी यही मिलता है, उनका उल्लेख कहां नहीं है, संविधान में नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो पीएम होता है ये क्या होता है? सदन का नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकता है। और मनोनीत कौन सदस्य होगा? ये सदस्य सिर्फ वही होना चाहिए जो आपका सदन का सदस्य हो। सदस्य कौन होगा? सदस्य वही होगा, सदस्य यानी कि सदन का सदस्य होना चाहिए। सदन का सदस्य से मतलब क्या है? चाहे वो राज्यसभा के अंदर है तो राज्यसभा, अगर प्रधानमंत्री चाहे राज्यसभा के अंदर कोई ऐसा सदस्य को मनोनीत करना यानी कि जो इस पद के ऊपर बने तो वो आपका राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो यानी कि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है? उसके लिए सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो भी यहाँ पे सदन के नेता के रूप में चुना जाएगा वो सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। अब हम बात करते हैं वर्तमान की। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान के अंदर लोकसभा का सदन का नेता कौन है? तो यहाँ पे जो सदन का नेता है लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सदन का नेता है तो वो है आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये माननीय आपके जो भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे पीएम हैं वही सदन के नेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, ठीक है, अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर सदन का नेता कौन है? तो राज्यसभा के अंदर जो सदन का नेता है वो है थावरचंद गहलोत, ठीक है, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए थावरचंद गहलोत जो है इससे पहले कौन था, यानी कि इससे पहले भी जो आपके सदन के नेता के रूप में थे वो कौन थे? तो वो थे अरुण जेटली। कौन थे भाई? अरुण जेटली। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, अरुण जेटली। अगर मैं बात करूं कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी से ये नेता कौन है? तो कांग्रेस पार्टी से भी जो नेता होता है वो कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस से हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आगे कराऊंगा कि वहीप क्या होता है। इनके पास एक अन्य प्रभार भी है, अधीर रंजन चौधरी के पास, इनके पास एक अन्य प्रभार भी है। तो अन्य प्रभार का मतलब क्या है? इनके पास एक और डिपार्टमेंट है और वो क्या है? ये चीफ वहीप है, चीफ वहीप, यानी कि आप कह सकते हो मुख्य सचेतक या मुख्य वहीप, ठीक है, मुख्य वहीप। इससे आगे वाला जो टॉपिक है हमारा वहीप का, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कौन होता है। ये जो चीफ वहीप है तो वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी है। ये कौन सी पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वो है हमारा वहीप यानी कि सचेतक। अब वहीप क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, आगे अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपका डाउट रहता है। अगर मैं जैसे सदन के नेता की अगर बात करूं तो अमेरिका के अंदर भी सदन के नेता का ऐसा ही आपका
प्रावधान है अमेरिका के अंदर। जैसे मैंने बताया था आपको, विपक्ष का नेता है, विपक्ष के नेता को अमेरिका के अंदर अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है, ठीक है। और मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां पे शैडो कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बात जो थी, ये हमारी ब्रिटेन और यूएसए को लेके विपक्ष के नेता के रूप में थी। लेकिन मैं बात करूं सदन के नेता की, सदन के नेता को अमेरिका के अंदर बहुमत दल का नेता बोला जाता है, यानी कि बहुमत का नेता, ठीक है। तो बहुमत का नेता जो होता है वो कौन होता है, यूएसए के अंदर वो सदन का नेता होता है, या बहुमत दल का नेता भी बोल सकते हो आप, या बहुमत का नेता भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बहुमत दल यानी कि बहुमत दल का नेता, सदन का नेता। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे है, प्रधानमंत्री कौन होगा, जिसके पास जिस दल की सरकार बनेगी, यानी कि बहुमत दल की सरकार बनेगी तो वो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। तो इसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही प्रावधान है। अब हम बात कर रहे थे व्हीप की, ठीक है। व्हीप, ये व्हीप क्या होता है, या फिर इसको सचेतक भी बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है दोस्तों। ये क्या होता है, अगर इसको मैं एक वर्ड लिखना चाहूं इसके लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक पार्टी का ऑर्डर है, पार्टी ऑर्डर है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये एक लिखित आदेश है, लिखित आदेश है। इसका वर्णन कहीं संविधान में नहीं है, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, ना ही संविधान में मिलता है, और ना ही जो सदन है, सदन की संविधि और नियम के अंदर इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख यहाँ पे भी नहीं है और संविधान के अंदर भी नहीं है। लेकिन इसको जो दर्जा मिला है, इसको जो महत्व मिली है, वो किससे मिली है, यानी कि ये होता कौन है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे चाहे आपकी बहुमत की सरकार हो, चाहे विपक्षी दल की सरकार हो, तो किसी भी दल की बात करें, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो सत्ता के अंदर ना हो, तो वो अपना वही तैयार कर सकती है, वही बना सकती है, अपना सचेतक बना सकती है। इसके लिए क्या कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कोई भी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी को कैसे मेंटेन करे, उस पार्टी को कैसे अच्छे से अच्छे, भाई जितने भी उसके मेंबर हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संसद के अंदर उपस्थित होने के लिए प्रेरित करे। इसके अलावा वो जो भी फैसला लेती है पार्टी, उसी पार्टी के फैसले के अनुसार ही उसके जो भी मेंबर हैं वो भी उस पार्टी के अनुसार ही काम करे। यानी कि एक बार जो पार्टी ने ऑर्डर दे दिया, भाई हम ये काम करेंगे, हमें इस सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आना है, हमें आज इस फैसले के विरुद्ध आलोचना करनी है, तो वो सारी की सारी बातें जो भी पार्टी चाहती है, जो भी पार्टी का ऑर्डर होता है, उसी को फॉलो करते हैं। अगर मान के चलो कोई भी ऐसा सदस्य इस पार्टी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, तो क्या करते हैं, व्हीप के द्वारा या सचेतक के द्वारा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उसको पार्टी से भी निकाला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है कि इसने अनुशासन का भंग किया है, इसने अनुशासन को फॉलो नहीं किया, पार्टी के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, उसने व्हीप को फॉलो नहीं किया। तो मेरी बातें आई थिंक आपको थोड़े से दिमाग में सेट हो गई होंगी कि व्हीप क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी दल की जरूरत नहीं है, यानी कि ये दोनों दलों के पास होता है, भाई दोनों दलों का होता है। दोनों दल का मतलब क्या है, भाई चाहे विपक्षी दल हो और चाहे आपका जो बहुमत दल हो, दोनों दलों का व्हीप होता है, ठीक है। तो दोनों दलों का होता है भाई व्हीप, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि सिर्फ उसी दल का होगा, क्योंकि ये तो एक पार्टी का ऑर्डर होता है, एक पार्टी का एजेंडा होता है कि हर पार्टी ये चाहती है कि वो सत्ता के अंदर अगली साल आए, अब की बार नहीं आए तो, यानी कि अगले चुनाव के अंदर आए। लेकिन उसके लिए अपने आप को मेंटेन रखना, अपने पार्टी के सदस्यों को जोड़े रखना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उनको प्रेजेंट करना, ताकि वो जो भी फैसले लेने के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समर्थ हो सकें, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विचार कर सकें। और कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध जाता है तो उसके उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है और उसके तहत उसको क्या कर सकते हैं, पार्टी से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं व्हीप की प्रेजेंट के अंदर, तो प्रेजेंट में बीजेपी से चीफ व्हीप कौन है, तो प्रेजेंट के अंदर जो चीफ व्हीप है, तो चीफ व्हीप बीजेपी से कौन है, तो बीजेपी से पे हैं संजीव भास्वाल जी, यानी कि संजय जायसवाल, ठीक है। शायद यही नाम है, संजय जायसवाल है, संजय भास्वाल है, इस तरह से नाम है। तो थोड़ा सा आप ध्यान भी देंगे, इसको थोड़ा सा देख भी लेंगे आप अच्छे से। संजय जायसवाल है, आई थिंक ये बीजेपी से हैं, जो वर्तमान के अंदर चीफ व्हीप हैं। और अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बड़ी पार्टी है दूसरी, तो इसके मैंने बताया आपको अधीर रंजन चौधरी, ये वेस्ट बंगाल से हैं, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। तो ये भी बहुत अच्छा नाम है, ये आपके वेस्ट बंगाल से हैं, आप याद रखोगे, ठीक है। तो संजय जायसवाल जी हैं आई थिंक, और ये बीजेपी से ही हैं, और ये आपके कांग्रेस से हैं, ठीक है, ये बीजेपी से हैं। तो ये आपके मैंने 3 टॉपिक करवा दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने कल लास्ट क्लास में बताया था, भाई जो हमारा सदन है, संसद का सचिवालय है, उस संसद के सचिवालय के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो महासचिव होते हैं वो लोकसभा के अंदर भी होते हैं, राज्यसभा के अंदर भी होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखो हम उसके बारे में बात करेंगे, भाई जो भी हमारे
लोकसभा का महासचिव है या राज्यसभा का महासचिव है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप बताओ कि ये होता कौन है, कैसे है, इसका काम क्या होता है। अब देखो, हमने बात की थी संसद, लाइट चली गई थी दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं। संसद सचिवालय, तो संसद सचिवालय की अगर मैं बात करूं, संसद सचिवालय का वर्णन मिलता है दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 98 में। संसद सचिवालय क्या होता है दोस्तों, मैं बात करूं 1952 की, तो 1952 के अंदर ही संसद का जो सचिवालय है उसका गठन कर दिया गया था कि 1952 से ही संसद का अपना एक सचिवालय होता था। और संसद की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरा मतलब है राज्यसभा से और लोकसभा से। और इसको संसद इस क्यों बोला है, आप देखो, यानी कि जो राज्यसभा के अधिकारी होते हैं प्रशासनिक और जो लोकसभा के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनके ऊपर जो भी इनकी सेवा शर्तें हैं, जो अधिकारी हैं, जो उनके कार्य हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो भी होता है इनकी कार्य शक्ति को लेके, इनके कार्य प्रभार को लेके, कितने टाइम तक कार्य करेंगे, तो उसका डिसाइड, उसका निर्णय कौन करती है? उसका निर्णय करती है संसद करती है, ठीक है, संसद करती है इसके बारे में विचार। या फिर आप ये भी कह सकते हो, यानी कि अगर संसद उस समय अगर इसके बारे में विचार नहीं करे तो उसके ऊपर कौन कार्यवाही कर सकता है? इनकी जो सेवा शर्तें निर्धारित करनी है, इनके जो कार्यकाल निर्धारित करने हैं, तो उनके बारे में जो राष्ट्रपति होता है, यानी कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर के साथ मिलके और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलके, यानी कि राज्यसभा के सभापति के साथ मिलके और लोकसभा के अध्यक्ष के साथ मिलके, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो आपकी निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे थे राज्यसभा के महासचिव की या लोकसभा के महासचिव की। अब ये जो राज्यसभा के महासचिव है या लोकसभा के महासचिव हैं, इनको दर्जा किसके बराबर मिला हुआ है? तो 1952 की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि 1952 के अंदर से ही इनका गठन का वर्णन मिलता है, 1952 से ही संसद का अपना एक अलग सचिवालय होता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अब देखो 1952 के ऊपर इनके पास जो संसद के या जो राज्यसभा के महासचिव थे, इनका जो दर्जा था, यानी कि इनका जो महत्व था वो किसके बराबर था? इनका महत्व था भारत का कोई भी आपका मुख्य सचिव है, यानी कि कोई भी जो चीफ सचिव है, आपका चीफ सेक्रेटरी है, उसके बराबर होता था। यानी कि कोई भी आपका सचिव है किसी भी देश के अंदर, किसी भी उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस सचिव के बराबर इनका क्या होता था? दर्जा होता था, ठीक है दोस्तों। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि देश का सबसे बड़ा लोक सेवक, ठीक है, देश का सबसे बड़ा लोक सेवक कौन होता है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना था। तो आप लोगों ने अभी तक किसी भी बच्चे ने इसका आंसर नहीं किया है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाला हूं। ये जो आपका महासचिव होता है, इसको पहले दर्जा आपके किसी भी देश के किसी भी सचिव के बराबर था, लेकिन मैं बात करूं 1990 के बाद की, ठीक है, 1990 के बाद इनको किसके बराबर दर्जा दिया गया? 1990 के बाद इनको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर दर्जा दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा दिया गया, कैबिनेट सचिव। और ये कैबिनेट सचिव कौन होता है दोस्तों? ये कैबिनेट सचिव जो होता है देश का सबसे बड़ा लोक सेवक होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देश का सबसे बड़ा लोक सेवक अधिकारी कौन सा होता है? तो देश का सबसे बड़ा लोक सेवक होता है, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा लोक सेवक अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये सचिव, कैबिनेट सचिव जो है या महासचिव जो हमने बनाया है, ये किस रैंक के ऑफिसर होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो भी ऑफिसर होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, ये आपके IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे, यानी कि IAS रैंक के अधिकारी होते हैं जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं या लोकसभा के महासचिव होते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो राज्यसभा के महासचिव वो वर्तमान के, अगर मैं बात करूं तो वर्तमान के अंदर कौन है? देश दीपक वर्मा, देश दीपक वर्मा। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर मैंने बताया था आपको स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव। अब इन दोनों के बारे में थोड़े से फैक्ट भी बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। स्नेहलता श्रीवास्तव के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट बताना चाहूंगा। ये जो स्नेहलता श्रीवास्तव जी है, ये मध्य प्रदेश कैडर की, यानी कि MP कैडर की IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो आपका है कैडर, उस कैडर की IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश कैडर की IAS हैं जो
वो क्या है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, तो ये है स्नेहलता श्रीवास्तव। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्ट इसके बारे में आपको जो बताने वाला था वो क्या है, उसको सुनिएगा थोड़ा सा। मैंने इसके बारे में आपको जो क्वेश्चन बताना था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अब आपको मैं बताऊंगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्या है, यानी कि लोकसभा के अंदर पहली महिला महासचिव, लोकसभा की पहली महिला महासचिव, ठीक है। तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, ये स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं, जो हमारे एमपी कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं और पहली बार इस लोकसभा के अंदर महिला महासचिव के रूप में आई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बार आप इसको थोड़ा सा स्क्रीन इसका एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद फिर राज्यसभा के बारे में बताऊंगा आपको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताना था। अभी मैंने लोकसभा के अंदर तो बता दिया कि पहली महिला महासचिव के रूप में कौन आई है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि राज्यसभा के अंदर भी कोई पहली महिला बन के आई है, बिल्कुल आई है। इससे पहले अगर आपने थोड़ा सा नाम याद हो तो आपको मैंने बताया भी, आपको तो मैंने बताया तो नहीं है, तो इसका नाम है वी.एस. शर्मा, ठीक है। ये वी.एस. शर्मा जी हैं। ये क्या थी, ये राज्यसभा की पहली महिला थी जो लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त की गई थी, पहली महासचिव, ठीक है। तो ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव है और लोकसभा की कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, ठीक है। अब आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि जो महासचिव है ये कार्य क्या करते हैं, ठीक है, ये कार्य क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्य करते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे जो भी आपका सदन है, सदन की अगर मैं बात करूं, सदन के अंदर जो भी बिल पास होता है, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो राज्यसभा की बात हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो भी बिल पास किए जाते हैं, ठीक है, कोई भी बिल है, कोई भी आपका लोकसभा के अंदर बिल चल रहा है, राज्यसभा के अंदर बिल चल रहा है, इन बिल को जो भी पास किया जाता है उसके ऊपर जो भी प्रशासनिक कार्यवाही होती है, बिल को पास करने के लिए जो प्रशासनिक कार्यवाही है, उस प्रशासनिक कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं, उनको कौन पूरा करते हैं, उनको ये पूरा करते हैं महासचिव, ठीक है, उनको महासचिव पूरा करते हैं, ठीक है। अब आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और रहता होगा, भाई ये जो महासचिव है इनकी नियुक्ति कौन करता है। मैंने लास्ट वीडियो में वैसे तो बता दिया था, इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति डिपेंड करती है कि वो किस सदन के सदस्य हैं। अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो यहाँ पे जो इसका प्रमुख अधिकारी है वो करेगा, यहाँ पे जो इसका प्रमुख अधिकारी है वो करेगा, ठीक है। इनका जो नियुक्ति यानी कि यहाँ पे जो अध्यक्ष है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, इसकी नियुक्ति करेंगे, और राज्यसभा के जो सभापति होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे लोकसभा के महासचिव की, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के महासचिव की, राज्यसभा के सभापति। और नियुक्ति के अलावा जो इनकी जो त्याग पत्र होता है, अगर आपसे पूछो भी, कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है। अगर आप ये पूछें भाई इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल बिल्कुल कोई नहीं होता, क्योंकि इनका एक, जब इनको लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, जब इनको चुनता है यानी कि इस पद के ऊपर इनको नियुक्त करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही इनको लिया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे 10-10, 12-12 साल तक भी लोकसभा के महासचिव के रूप में कार्य किया है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, पीछे आपने देखा होगा 2018 के अंदर। इसके अलावा भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 12 साल तक काम करेगा, 10 साल तक काम करेगा, 2 साल तक। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के अंदर से सारी कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस जो सेवा और जो भी इनकी सेवा से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं वो कौन बनाता है, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि संसद इसका निर्धारण करती है, या फिर आप कह सकते हो जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के साथ मिलकर और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर इनके ऊपर क्या करते हैं, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे पूछो भी इनका वेतन कितना होता है, इनका भत्ता कितना होता है, तो वेतन और भत्तों की अगर मैं बात करूं तो इनको जो दर्जा मिला है 1990 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद इनको जो दर्जा मिला है वो कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव के बराबर मिला है। तो कैबिनेट सचिव के बराबर इनको सारा का सारा दर्जा मिला है। तो इसी वजह से इनको देश का सबसे बड़ा लोक सेवक जो कैबिनेट सचिव है उसी के बराबर दर्जा होने के उपरांत इनको सारी चीजें यानी कि जो सुविधा होती है वो मुहैया करवाई जाती है, और वो सारा का सारा जो भी इनका सेवा शर्तें होती है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब इनको नियुक्त किया जाता है उसी के अंदर इनकी नियुक्ति का प्रावधान होता है, और इसको हटाने की प्रक्रिया कितने दिन के बाद इनको हटाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, वो सारा का सारा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से ही होता है, ठीक है। तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है भाई इसका कैसे हटाया जाएगा, इसकी सेवा शर्तें कितने दिन की होगी, कार्यकाल कितना होगा। इसके अलावा फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको यूँ लगे कि कुछ नया सीखने को मिला है, तो
तो एक बार आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा और कुछ नया पढ़ने को मिला है तो भी अच्छी बात है। यानी कि आप जितना भी हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ से ये क्लासेज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी और भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। दोस्तों चैनल के ऊपर थोड़ा सा नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि एक बार आप देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही वीडियो आए आप उसी टाइम उसका कमेंट कर दीजिए, जो भी आपकी राय है, जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो वो सारी की सारी आप लोगों की जैसे भी सुविधाजनक होंगी उसके अनुसार हम आप इंप्लीमेंट करके वो आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। ऑल द बेस्ट फॉर आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।